what you should first understand in terms of stem cell transplantation. I should tell you that what does it do? As far as we understand, science doesn't understand everything, but as far as we understand, uh, MS increases step by step. No, शुरू में तो step by step बढ़ता है. उस समय every attack is like a, you can say, uh, समझो कि fireworks जैसे होता है. So inflammation is nothing but fireworks inside the central nervous brain and spinal cord. उस तरह का कुछ हो गया, then you get relapse, then gradually you recover. So that inflammation, which is like a fire in the midst of normal structure, वो जब तक है तो स्टेम सेल बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसी चीज को ये रोकता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है. क्योंकि बेसिकली हमारे जो सेल्स हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, लिम्फोसाइट्स जो हैं, दे स्टार्ट बिहेविंग एबनॉर्मली. आप कह सकते हैं कि दे बिकम म्यूटिनस इन सॉर्ट ऑफ, और वो हमारे अपने ही स्ट्रक्चर को डैमेज करने लगते हैं. वो सेल्स को हमें क्लियर करना रहता है. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. बट आफ्टर वन स्टेज in MS, after few relapses, what happens is there is degeneration sets in. Degeneration का मतलब है as if आप समझिए कि ड्राई होना शुरू हो जाए, जैसे फसल जो है वो सूखना शुरू हो जाए. तो आप समझ सकते हो कि अगर फसल सूख जाती है तो उसमें पानी पटाने से कोई फायदा नहीं है. तो उस तरह से अगर डिजेनरेशन सेट इन कर जाता है और डिजेनरेशन उस लेवल तक हो जाता है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा माना जाता है, एज मच एज वी नो नाउ, कि उसको फिर रिवर्स करने के लिए दूसरे तरह की दवाइयों की जरूरत होगी. क्योंकि वो वायर से जो माइलिन शीथ निकल गया है उसको फिर से शीथ कैसे बनाए, कौन सी दवा बनाएगी या कौन सा सेल बनाएगा, उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट किया जाए. तो माइलिन शीथ फिर से बन जाएगा, वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे जब फसल, तो वो फिर काम करने लग जाएंगे. लेकिन उस तरह की दवा कम से कम 70-80 चीजें जो है ट्राई हो चुकी है जो माइलिन बनाने के लिए, अभी तक कोई सक्सेसफुल नहीं है. तो इसका मतलब है कि एफर्ट्स जारी है. वो सक्सेसफुल आएगा, सक्सेसफुल होगा. जब 23 दवाइयां डिजीज मॉडिफाइंग की निकल गई तो वो भी निकलेगी. तो जो उस स्टेज में है 10 साल बाद के स्टेज में, वो रादर देन स्टेम सेल थोड़ा सा वेट करें कि रीमाइलिनेशन के लिए कुछ दवा निकले तो उसको यूज करें. वो भी किसी तरह का सेल ही होगा, ये समझ लीजिए, वो भी स्टेम सेल ही होगा. अभी भी स्टेम सेल एक दूसरे टाइप का होता है जिसको बोलते हैं मीजेनकाइमल स्टेम सेल, उसको ट्राई कर रहे हैं. तो वो हो सकता है उससे भी आगे बढ़ करके हम लोग जिसको स्टेम सेल को ओलिगोडेंड्रोसाइट बना करके उस सेल को ट्राई करें. ये सब चीजें चल रही है, रिसर्च चल रहा है, वो भी स्टेज आएगा. लेकिन जो बताया कि रिचर्ड बर्ड का कहना है कि उसके पेशेंट्स में कुछ लोगों की डिसेबिलिटी भी कम हुई है. जो हमने बताया ना कि वही अकेला है जो बोलता है कि कम हुआ है. एंड ही हैज रिटन इट आल्सो कि फर्स्ट टाइम इन एमएस वी हैव शोन दैट डिसेबिलिटी कैन रिवर्स आल्सो. सो यूएस एफडीए का रूल 1996 के पहले था कि कम से कम 2 स्टडी जब एक ही चीज बताएगी तब हम अप्रूव करेंगे. इसलिए कि एक स्टडी फ्लूक से भी हो सकता है, बायस्ड भी हो सकता है, वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, यू नेवर नो, जो हम अभी नहीं पता चला है. तो लेकिन 2 अलग अलग ग्रुप अगर सेम फाइंडिंग के साथ हमें पेपर्स देता है तो हम उसको अप्रूव करते हैं. ये यूएस एफडीए का स्टैंड था. बाद में थोड़ा चेंज हो गया है 1995-96 में, लेकिन अभी भी मेजर रिक्वायरमेंट यही रहता है कि कम से कम 2 अलग अलग ग्रुप सेम फाइंडिंग्स के साथ आए. तो अगर रिचर्ड बर्ड की फाइंडिंग कोई और ग्रुप कंफर्म करता है, अभी कई स्टडी चल रही हैं, स्वीडन में चल रहा है, यूएस में भी दूसरे ग्रुप का चल रहा है, ये सभी स्टेम सेल के स्टडी चल रही है.
वो आएंगे, अगर वो कंफर्म करते हैं कि डिसेबिलिटी भी रिवर्स होती है, तो फिर हो सकता है पूरा वर्ल्ड उसको माने। अभी अभी आप यही मान करके चलिए कि जिनका डिजीज एक्टिव है, जो हमने बोला ना कि शुरू में हमने डिस्चार्ज कर दिया था इसको, वो रीजन ये था कि उसकी एक्टिविटी नहीं थी, साइलेंट था डिजीज। साइलेंट डिजीज में काम नहीं करता, फंडामेंटल चीज ये है। So that means जो RRMS है उसमें ये वर्क करेगा एंड PPMS में नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Because she has PPMS, that's why I was. हाँ नहीं, बिल्कुल सही। सबसे पहला तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग जब आते हैं ना, तो पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं। तो एक हिस्ट्री ऐसी मिलती है जो तो अब हम ठीक थे, ये अचानक आंख की रोशनी चली गई, या एक हाथ पैर सुन्न हो गया, या जो भी हुआ। उसके बाद हमें डॉक्टर ने कहा, इस MRI किया, ये किया, स्टीरॉयड दिया, हम ठीक हो गए। अब देखिए, अब हम फिर से अब ठीक हैं। और 1 साल बाद या 1.5 साल बाद फिर दूसरे हाथ में हो गया, या आवाज लड़खड़ा गई, फिर हमें स्टीरॉयड दिया, फिर हम ठीक हो गए। ये हुआ RRMS का, ठीक है। PPMS में ये अप डाउन नहीं होता। PPMS का पेशेंट आता है कि देखिए ना, हमें चलने में दिक्कत हो रही है, हम चल नहीं पा रहे हैं। तो हम डॉक्टर को भी शुरू में नहीं पता चलता है कि किसके चलते हो रहा है। जब एग्जामिन करते हैं और MRI करते हैं, तो उसमें MS के लीजन्स दिखते हैं, लेकिन उसको इस तरह से अप एंड डाउन नहीं हुआ है। वो स्टेडली कि देखिए, हम तो ठीक चल रहे थे, लेकिन कुछ समय से हमने खेलना बंद कर दिया, क्योंकि हमें दिक्कत होती थी। कभी कभी जो है पैर उठता नहीं था, तो गिर गया मैं, तब छोड़ दिया हमने। अब देख रहे हैं कि हम घर में भी चलते हैं, तो हमें दिक्कत महसूस होती है। तो वो धीरे धीरे यूं बढ़ता है। तो जो स्टेडली प्रोग्रेसिव डिजीज है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। शुरू से ही प्रोग्रेसिव है। RRMS शुरू में बिल्कुल हुआ, ठीक हो गया, हुआ, ठीक हो गया। फिर सब्सिक्वेंटली थोड़ा थोड़ा डिसेबिलिटी रह गई, और बाद में वही प्रोग्रेस करने लग जाता है, तब बोलते हैं उसको SPMS, सेकेंडरीली प्रोग्रेसिव MS। मतलब पहले तो नहीं था, RRMS था, अब प्रोग्रेसिव हो गया। इसका मतलब है कि बाद में हुआ सेकेंडरी प्रोग्रेसिव हो गया। तो RRMS, सॉरी, हाँ, सो सेकेंडरी प्रोग्रेसिव MS जो है वो स्टार्ट होता है विथ अप एंड डाउन, जिसको बोलते हैं RRMS, रिलैप्सिंग रेमिटिंग। स्टार्ट उस तरह से होगा, बाद में प्रोग्रेस होने लगेगा। और PPMS शुरू से ही प्रोग्रेस में रहेगा। वो शुरू में भी उसमें रिलैप्सेस नहीं होंगे। नहीं, चूंकि वो ऑलरेडी दोनों ही प्रोग्रेसिव हैं। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव भी, प्रोग्रेसिव मीन्स व्हाट? प्रोग्रेसिव मतलब देखो ना, ये हाँ, बढ़ता हुआ, स्टेडली बढ़ता हुआ। हम कल तक तो 100 कदम चल लेते थे आराम से, अभी देख रहे हैं कि 50 कदम में ही थक जाते हैं, बैठना पड़ता है। या आप कहिए कि हम लिखते थे तो आराम से 4-5 पेज लिख लेते थे, अब हम आधे पेज में लिखने में फिर हमारा थक जाता है, हम नहीं लिख पाते। आवाज जो है वो लड़खड़ा गई है। इस तरह से प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता जाता है, स्टेडली प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे। कल तक हम सीढ़ी चढ़ लेते थे, अब सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं। 1 महीने से सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं। लास्ट कहिए कि 2 महीने से हमें दौड़ना बिल्कुल रुक गया है। लास्ट 15 दिन से चलने में भी दिक्कत हो रही है। टॉयलेट सीट पे बैठते हैं तो उठ नहीं पाते हैं। तो वो जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं, जिसमें कि वीक्स मंथ्स में आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ कुछ बढ़ा है। लेकिन हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव दोनों में है। तो PPMS जब शुरू से ही प्रोग्रेसिव है, तो प्रोग्रेसिव तो है ही। SPMS जो है शुरू में नहीं होता है, बाद में हो जाता है, इसलिए उसको सेकेंडरी प्रोग्रेसिव कहते हैं।
तो तो इसका कोई टेस्ट होता है जो बता सके कि वेदर प्रोग्रेसिव हैज स्टॉप्ड और प्रोग्रेशन हैज स्टॉप्ड और इट इज स्टिल हाँ, एक तो हाँ हाँ, पेशेंट को भी पता चल जाता है, डॉक्टर भी आपसे बात करके पता कर लेगा, और एमआरआई में भी दिखता है कि नहीं बढ़ रहा है, जहाँ था वहाँ रुक गया है तो रुक गया। हाँ, एसपीएमएस, हाँ, So, यस। हम्म, करीब करीब 7 साल से 10 साल लगते हैं। सर ये मैंडेटरी है कि कन्वर्ट होगा ही? Can we get a okay, आप बात कर लीजिए 1 सर ये minute. मैंडेटरी है कि We'll come आरआरएमएस back to you. प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट होगा ही होगा? नहीं नहीं, और ऐसा जरूरी नहीं है। 10% पेशेंट्स जो हैं अभी, आई मस्ट टेल यू, आप लोग उस दिन थे, एक एरो सिटी में हुआ था, एमएस पे ये ओक्रीवस का लॉन्च हो रहा था। तो उसमें ये एक यंग डॉक्टर थे, वो बोले कि ये सब गलत है, देयर इज नथिंग कॉल्ड बिनाइन एमएस, बिनाइन होता नहीं है, ये एमएस इज एमएस, एमएस है तो उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, ये नहीं वेट नहीं करना चाहिए, कोई भी कुछ भी नहीं होता बिनाइन। तो हमने यही कहा कि अभी आप यंग हो ना, देखे नहीं हो, इसलिए बोल रहे हो ऐसा। बिनाइन एमएस होता है तो 10% केसेस जो होते हैं वो बिनाइन एमएस होते हैं। बिनाइन एमएस मीन्स एक बार हुआ, उसके बाद भूल गए, सब कुछ कर रहे हैं, रिकवर कर गए। हाँ, और उसके बाद जो है 5 साल निकल गए, 5-7 साल बाद अचानक एक दिन फिर हो गया कुछ, डॉक्टर को फिर दिखाया, बोला अरे आपका तो एमएस का लीजन दोबारा आ गया। 10 साल हो गया लेकिन सब कुछ कर रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने उसको कई एग्जाम्पल दिए अपने पेशेंट्स का कि कैसे नहीं होता है, बिनाइन एमएस होते हैं। इसलिए जो है सभी के सभी अब जो शुरू होगा तो लगेगा जैसे कि आरआरएमएस ही है, लेकिन वो नहीं प्रोग्रेस किया 10 साल में। उसका डेफिनेशन यही है कि 10 इयर्स में अगर कोई सब कुछ कर ले पा रहा है तो ही इज बिनाइन एमएस। ओके सर, तो इसके मतलब जैसे कन्वर्ट होने में या कोई भी रिवर्स रिलैप्स आने में, लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी रिलैप्स आने में क्या चांसेस है? मतलब हाई चांसेस है या वी कैन प्लान? और नहीं, डेफिनेटली यू शुड प्लान। प्रेगनेंसी प्लान करने में हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। ओनली थिंग यू शुड डू इज यू शुड डिस्कस विद द डॉक्टर बिफोर प्लानिंग कंसेप्शन, है ना, क्योंकि कुछ दवाइयां आ जाएं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम चल सकती हैं। ऐसे जनरली देखा गया है प्रेगनेंसी के टाइम में रिलैप्सेस कम होते हैं, नॉट लेकिन ड्यूरिंग, आफ्टर प्रेगनेंसी। हाँ, आफ्टर प्रेगनेंसी होगा, उसके लिए उस समय तक दवा दी जाएगी। कुछ दवाइयां जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी चलती है, कम से कम 3 दवाइयां हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान भी चल सकती हैं, लेकिन जरूरत है कि नहीं वो देखेंगे डॉक्टर, उसके बाद डिसाइड करेंगे उसमें। एंड लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल हमने दवा स्टॉप कर दिया, आफ्टर प्रेगनेंसी कैन वी चेंज लाइक स्टैंडर्ड टू जेनरिक? लाइक करंटली मैं प्लेग्रेडी ले रही हूँ, हाँ, अगर मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टॉप करती हूँ हम्म। जैसे डॉक्टर ने अगर सजेस्ट किया है, एंड उसके बाद तो जब भी मेडिकेशन स्टार्ट करूंगी तो मुझे स्टैंडर्ड ही लेनी है या मैं जेनरिक की तरफ मूव कर सकती हूँ? वो कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, है ना। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनका क्वेश्चन था, बहुत देर से। इनकी आवाज थोड़ी हाँ, हल्की है। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे को एक एमएस था और एमएस प्रोग्रेस हुआ और प्रोग्रेस होते होते मुझे एक अटैक आया, उसकी वजह से मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा फॉर अराउंड 1 मंथ। तो मेरा राइट साइड में बहुत दिक्कत हुई, राइट साइड में, पूरे राइट साइड में मेरे को ऐसा लगा चल ही नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद मुझे बोला गया कि मुझे स्टीरॉइड दिया गया और स्टीरॉइड इंट्रावीनियस इंजेक्शन दिया गया, और उसके बाद मुझे बोला गया कि नाउ यू डोंट हैव टू टेक एनी स्टीरॉइड। तो मैं गई और देन आई वाज ओके। देन मुझे बोला गया यू हैव टू अंडरगो अ ट्रीटमेंट, एक इंजेक्शन है रितुक्सिमैब करके, एंड आई हैव टू अंडरगो दैट। तो मेरे को 2-3 इंजेक्शन सब लगे, और उसके बाद मुझे ये लगा यू हैव टू फॉलो योर फिजियोथेरेपी एंड ऑल दैट। तो वो मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद से
जो ब्लैडर इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं, मेरी एम्स ही हैं, लेकिन वो आफ्टर एवरी 6 मंथ लगता है इंजेक्शन। तो अब मेरे को मेरी ओनली आफ्टर माई फिजियोथेरेपी मेरे को बहुत चलने में दिक्कत होती है। अब आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव इज दिस, बट प्रॉब्लम तो है, मतलब ये नहीं है कि आई एम लाइक ओके। तो ये सो टू मेक इट ए जनरल क्वेश्चन उससे ये हो सकता है कि ये जो इंजेक्शंस लेते हैं या जो भी डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट लेते हैं, उसका फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन रेज किया ना कि ब्लैडर सिम्टम्स जो हैं उस पे कितना फायदा होता है या उसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा आप शायद ये पूछने की कोशिश कर रही हैं कि इंजेक्शन तो हम लेते जा रहे हैं फिर भी आई एम नॉट गेटिंग टू नॉर्मल, राइट? सो व्हेन विल आई गेट बैक टू नॉर्मल, राइट? ब्लैडर के बारे में आपको बताएं कि ब्लैडर के में सबसे पहला क्वेश्चन जो डिसाइड करना होता है वो है कि आपका ब्लैडर जो है वो हम जैसे बोलते हैं हाइपरटोनिक है कि एटोनिक है। मतलब उसका मतलब ये हुआ कि हाइपर एक्टिव है या हाइपो एक्टिव है, कम काम कर रहा है या ज्यादा काम कर रहा है, जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करने का मतलब हुआ कि नॉर्मली अगर हम 400-500 ml यूरिन होता है तब फीलिंग होती है कि हाँ हम बाथरूम जाएंगे, और जाते हैं तो पूरा खाली हो जाता है। लेस देन 100 ml, यूजुअली 30-40 ml यूरिन तब भी ब्लैडर में रहता है, कम भी रह सकता है, लेकिन अप टू 100 हम वरी नहीं करते, ठीक है? तो आपका ब्लैडर जो है वो 150 में ही सेंसेशन देता है कि जाओ। फिर आप अगर नहीं जा पाते हो तो दूर है, अगर आसपास में टॉयलेट नहीं है या टाइम लगा तो यूरिन पास हो जाता है, राइट? उसको लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो गए। तो उस तरह का ब्लैडर जो है वो हाइपर एक्टिव ब्लैडर है, उसको उसकी एक्टिविटी को कम करना होगा, राइट? और उसके लिए दवाइयाँ हैं। दूसरे तरह के अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो आपको जैसे ही वहीं बैठा देगा, बोलेगा कि जैसे ही आपको पेशाब लगे तो बताइए, आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड किया, देखा कितना है, बोलते आप जाइए, आप करके फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो कितने में सेंसेशन आया, कितना आपने पास किया, पता चल जाएगा। इसका मतलब है ऐसा तो नहीं है कि 100 में ही सेंसेशन आ रहा है और पास होने के बाद भी 90 ml रह रहा है, तो विच मीन्स कि ये हाइपर सेंसेशन तो बहुत जल्दी आता है लेकिन पूरा पास भी नहीं होता है। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि 500 में पता ही नहीं चला, 600 में पता ही नहीं चला, 700 में पता ही नहीं चला, तो वो एटोनिक ब्लैडर है। वो जो है पेशाब जमा हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, जब पता चलता है तो करने के बाद भी 200 ml रह जाता है, ठीक है? तो ये वो उस तरह के ब्लैडर में आप लोगों को सिखाया जाता है, कई लोगों को सिखाया गया होगा CIC, है ना, क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन। वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वो चीज सीख करके घर में भी कर सकते हैं, और वो हॉस्पिटल में एक बार जब कभी जाएंगे तो सिखा देते हैं, आप खुद करते रहेंगे तो वो एटोनिक ब्लैडर के लिए वो रास्ता है। जो होता है हाइपरटोनिक या हाइपर एक्टिव ब्लैडर है, उसके लिए दवाइयाँ हैं जो कि बहुत हद तक आपको उसको लेकिन कंट्रोल वो कर सकती मेमोरी को अफेक्ट करती है काफी ज्यादा, दवाई है। जो दवाई जो है हाँ जी। हाँ, कुछ उसका ब्रेन में असर होता है, लेकिन आजकल दवाइयाँ ऐसी निकल गई है जिसको ब्रेन में घुसता ही नहीं है, वो अंदर नहीं जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। इसलिए आप मिलेंगे किसी यूरोलॉजिस्ट से तो वो दे देगा ऐसी दवाई जो कि आपके ब्रेन को अफेक्ट नहीं करे। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज पूछूं? हाँ PPMS में जैसे ग्रेजुअली वो डाउनफॉल होता है, तो एक तो उसका ड्यूरेशन क्या है, और अनदर थिंग इज हर एक को क्या सिमिलर वे में जाते हैं, उसके भी ग्राफ डिफरेंट है क्या? हाँ, हर एक आदमी का प्रोग्रेस जो है वो अलग अलग किस्म का होता है, इसलिए हम किसी के भी प्रोग्रेस को फर्स्ट
मंथ में नहीं बता सकते कि कितने साल में कितना तक प्रोग्रेस करेगा। तो क्या करते हैं हम लोग? हाँ सर मैं जब नॉर्मल चल रही होती हूँ वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मैंने फिजियोथेरेपी की अपनी पूरी एक्सरसाइज की, उसके बाद मेरे को बहुत अजीब सी सेंसेशन होती है जैसे माय राइट लेग इज नॉट वर्किंग एट ऑल। सो फिजियोथेरेपी इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, व्हिच आई हैव टू डू एवरी डे, बट व्हिच आई कैन रियली इग्नोर और डू विदाउट। बट उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, उससे मुझे लगता है क्या हो रहा है, ये अजीब सा है वो। तो neurologist is saying that this is like lifelong, you can't do anything about it. नहीं वो फिजियोथेरेपी के फायदे हैं, हो सकता है उसके चलते आपके मसल्स फटीग हो जाते हो तो बहुत लिमिटेड आप रोज करते हो? तो I don't think she should be doing every day, I think. It डिपेंड्स। was too much and she's unable to walk after that. हाँ सो वो हर एक केस का अपना अपना है, वो आप डॉक्टर से जब बात करें तो उसके बारे में डिस्कस कर लीजिए। लेकिन पीपीएमएस के बारे में जो पूछ रही थी वो बताते हैं कि हर एक आदमी का स्पीड अपना अपना होता है, इसलिए कभी भी उसका ऐसा हो गया तो हमारा ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं है। हर एक आदमी का अपना अपना स्पीड है। हम कहते हैं कम से कम 6 महीना, प्रेफरेबली 1 साल आप हमारे पास आइए, तब हम बताएंगे कि आपका किस स्पीड से और कब तक क्या होने को होगा, इसलिए फिक्स्ड नहीं है। नहीं इम्प्रूवमेंट होगा। अब डिटीरिएशन की बात ही मत सोचिए। आप सोचिए नई दवाइयाँ आएगी और इम्प्रूवमेंट होगा, इतनी दवाइयाँ आ चुकी हैं, डिटीरिएशन क्यों होगा? सर मुझे एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर से। मेरे फेस पे यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट टाइप लग रहा है, तो ये एमएस से ही रिलेटेड है या तो सर ये क्योरेबल है? ये एमएस में क्या होता है, जैसा हमने आपको बताया ना कि एमएस मीन्स जो हमारे कनेक्शंस हैं उनमें कभी कभी बिकॉज ऑफ आपका ये थोड़ी देर के लिए कि ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसके वायर्स जो है वो नेकेड हो जाते हैं बिल्कुल, है ना, उसकी कवरिंग हट जाती है, उसी को माइलिन शीथ कहते हैं। तो उसमें हमारे यहाँ से जो यहाँ का नर्व जो जा रहे हैं एंटर कर रहा है ब्रेन में, उस जगह भी तो एक नर्व फाइबर्स ही है, वो वहाँ अगर वो डीमाइलिनेट हो गया, जहाँ एंट्री कर रहा है उस जगह, तो इस जगह दर्द होगा, सेंसेशन होगा, कभी कभी अचानक बिजली के करंट जैसा लगेगा, कभी ब्रश करेंगे तो हो जाएगा, कभी खाना खाएंगे तो हो जाएगा। दवाइयों से कंट्रोल हो सकता है। ओके सर, मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि इसके लिए फेस पे एक इंजेक्शन लगते हैं यहाँ पे, तो वो लगवाने चाहिए? जब मेडिसिन फेल कर जाती हैं तब उसको करते हैं। यूजुअली जो हमने देखा है वो है कि मेडिसिन एटलीस्ट किसी किसी को 2 साल, किसी किसी को 5 साल तक चल जाता है, फिर जो है इंजेक्शन वाली बात आती है। सर मैंने जैसे अभी 6 मंथ से मैं ले रहा हूँ मेडिसिन, तो वो ठीक हो गया था, फिर 1 महीने के लिए मैंने डिसकंटिन्यू किया, फिर से स्टार्ट हो गया। डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, वो उसको लगातार लेना पड़ता है। डॉक्टर से कंसल्ट करके ही डिसकंटिन्यू करना चाहिए अपने आप में। डॉक्टर जो ये इंजेक्शन आप बता रहे हैं, तो क्या ये मतलब ये नर्व को डेडन कर देता है या हाँ, वो आजकल नर्व को जो बताया है गया सुन है कर कि देता there है। is a laser kind of a thing also. Is it the same? लेजर काइंड ऑफ थिंग इज ऑल्सो देयर, गामा नाइफ इज ऑल्सो देयर। सो बेसिकली द आइडिया इज कि उस नर्व को डेड कर देते हैं। हाँ, सुन्न कर दें कम से कम, राइट। तो वो ये जो इंजेक्शन देते हैं वो उसमें अल्कोहल और कुछ इस तरह का मिला जुला रहता है जो उसको नम कर देता है, तो आपको यहाँ सुन्न हो जाएगा लेकिन दर्द नहीं होगा। तो उससे क्या और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे खाने पीने में, या फेस ड्रॉप हो जाए जैसे? नहीं, वो इंजेक्शन अगर सही जगह पे लगाया है तो वो सिर्फ सेंसेशन वाला अफेक्ट करेगा। अच्छा। अगर केयरफुल नहीं है डॉक्टर तब ये सब हो सकता है, इसलिए यू शुड बी गोइंग टू अ डॉक्टर हु इज। सर
यस एक्चुअली जैसे एमएस का इशू है तो इसके अंदर मेजरली हमारा जो डिटेक्ट होता है एंड प्रोग्रेस जो भी डिटेक्ट होती है वो एमआरआई के थ्रू ही होती है. व्हाट आई अंडरस्टूड मीन्स अभी जब तक जो मैं मतलब अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट में जितना मैं समझा. बट इधर पे भी जैसे एमआरआई का मैंने सुना है कि इतना हार्मफुल नहीं होता, उसमें कोई रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं होती है आपकी. बट स्टिल different doctors have different means thoughts on this. Like I'm not taking any hospital or any doctor's name, but still I'm just saying like one doctor ने मेरे को जैसे recommend किया कि आपका हर 6 month में MRI होना चाहिए for brain to understand what is the progress is going on related to MS. But after that, when I went to means other hospital that like AIMS and like that, तो उन्होंने बोला कि आपको हर एक साल उस वेव्स और इनके बीच में आपको अपने ब्रेन को क्यों डालना है, जब आपका प्रोग्रेस होगा तभी हम एमआरआई करें. तो इज व्हाट इज द करेक्ट वे, लाइक हमें जब कोई अटैक आए एट दैट टाइम ओनली वी हैव टू गो फॉर एमआरआई, और हम प्रोएक्टिव भी एमआरआई करा के स्टेटस जान सकते हैं? नहीं, गुड क्वेश्चन. ये 2021 में एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि एग्जैक्टली यही चीज कही है, कंसेंसस रिकमेंडेशंस ऑन यूज ऑफ एमआरआई इन पेशेंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ठीक है, ये मैं विपाशा जी को भेज देता हूँ, आप सर्कुलेट कर दीजिएगा, है ना. इसमें क्या है कि इसने बताया कि कब 6 महीने में करना है, और अधिकतर लोगों को साल में ही करना है. और ये भी बताया कि कब सिर्फ ब्रेन का करना है, कब ब्रेन और स्पाइन दोनों का करना है, कब कंट्रास्ट के साथ करना है, कब सिर्फ प्लेन करना है. इसलिए मैं ये आपके बहुत डॉक्टर्स जो है हो सकता है इसको नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये रेडियोलॉजी में आता है. तो क्लिनिशियंस जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो रेडियोलॉजी का नहीं पढ़ते हैं, रेडियोलॉजी वाले न्यूरोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, और पेशेंट को तो दोनों जगह जाना पड़ता है. तो ये मैं आपको भेज दिया हूँ, ठीक है ना. तो ये हाँ, इसको सर्कुलेट, ये जो है आप इतना तो समझ ही जाएंगे उसमें कब 6 मंथ्स और कम 1 ईयर का है. जनरली जो है अधिकतर पेशेंट्स को 1 ईयर में करने की जरूरत होती है, और फर्स्ट टाइम ब्रेन स्पाइन दोनों का होना चाहिए, लेकिन सब्सिक्वेंटली अधिकतर पेशेंट्स में सिर्फ ब्रेन का करने से काम चल जाता है. एंड what is the cost of that? Because you cannot do MRI. Is MRI that essential, or during diagnosis it is diagnosed as MS and further you don't require further MRI? Good question. So that takes me back to 80s when MRI was not there. Right? तो वो क्वेश्चन उससे आपको पता चल जाएगा, जब MRI था ही नहीं तो MS की डायग्नोसिस होती थी कि नहीं, और पता चलता था कि नहीं पता चलता था. तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये आप बैठिए, ये MS की डायग्नोसिस उस समय भी होती थी. अभी जो हमने आपको बताया ना कि हमारे प्रोफेसर शूमाकर के यहाँ ये करके आए थे, शूमाकर ने जो डेफिनेशंस दिया कि ये सब होगा तो MS है, वो विदाउट MRI, उसमें MRI नहीं था, टोटली क्लिनिकल था. पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट के एग्जामिनेशन, उसके बेसिस पे होता था डायग्नोसिस, जो आज भी वैलिड है. उस बेसिस पे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं. आज भी टेक्स्ट बुक्स में लिखा रहता है कि डायग्नोसिस ऑफ MS कैन बी डन विदाउट MRI. ठीक है, तो डायग्नोसिस तो हो जाएगी, रिलैप्स जब होगा तो पता चल ही जाएगा. प्रोग्रेस होगा वो तो देखते हैं, आपको क्लिनिकली ही देखते हैं. MRI तो नहीं बता सकता कि प्रोग्रेस है कि नहीं है, प्रोग्रेस लीजन्स बता सकता है, लेकिन मरीज को क्या हो रहा है वो क्लिनिकली देखने से पता चलता है. तो विदाउट MRI भी ट्रीटमेंट हो सकता है. लेकिन तब MRI का रोल क्या है? MRI का रोल ये है कि जो शूमाकर ने बताया कि सबसे पहले ब्रेन की बीमारी का लक्षण होना चाहिए, सही बात है. उसमें भी व्हाइट मैटर का लक्षण होना चाहिए, वो भी सही बात है. कम से कम 2 अटैक होने चाहिए, और 2 अलग अलग एरियाज में होने चाहिए, इतना उसने मिनिमम कहा था. और बोला कि ये सब चीज रूल आउट करो, और 10 ईयर्स से 70 ईयर्स के बीच के होना चाहिए, ये सब बता दिया उन्होंने, वही सब क्राइटेरिया बनाए हुए हैं. अब क्या है कि एक ही अटैक में
एक ही अटैक में हम डायग्नोसिस कर सकते हैं अगर एमआरआई हमारे पास है तो, ठीक है। दूसरा है कि इसलिए फर्स्ट टाइम जैसे कोई एक अटैक लेकर के आया, उसकी डायग्नोसिस एमआरआई के बेसिस पे एमएस की हो सकती है। वही क्राइटेरिया चेंज हुआ बाद में, जो लोगों ने ऐड किया एमआरआई, तो इससे एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा ये है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन आपने 1 साल पहले एमआरआई कराया था और 1 साल बाद कराया, उस एमआरआई में लीजन्स हैं, तो आपकी दवा काम कर रही कि नहीं वो पहले पता चलेगा। एमआरआई के बेसिस पे नहीं आप दवा चेंज करो, ये दवा तो काम नहीं कर रही है, आपके नए नए लीजन्स होते जा रहे हैं और आप पुरानी दवा लेते चले जा रहे हो, नहीं इसको चेंज करो, तो ट्रीटमेंट में फर्क पड़ सकता है। इसलिए एमआरआई का रोल है, लेकिन एमआरआई अगर नहीं है तो ट्रीटमेंट हो सकता है, डायग्नोसिस हो सकती है, जो लेट हो सकता है थोड़ा सा, और लेट पता चल सकता है, दवा काम कर रही है नहीं कर रही है वो भी लेट पता चल सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट हो सकता है। और सीटी स्कैन तो हो ही सकता है, सीटी स्कैन कैन ऑल्सो बी डन ना, जैसे कॉन्ट्रास्ट दे करके एमआरआई करते हैं वैसे सीटी स्कैन भी करते हैं, तो सीटी स्कैन तो हो ही सकता है।